वीडियो का थर्ड पार्ट है और यहाँ जो हम लोग हैं इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन और क्या किस प्रकार से आने वाली है। तो सबसे पहला अगर हम 10th क्वेश्चन को देखें तो बोल रहा है अभाव सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब बोला जा रहा है कि अभाव जो है वो आर्थिक समस्या का जड़ है, कैसे है इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह सत्य है कि अभाव सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। कैसे? यदि अभाव ना हो तो कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न ही ना हो। अभाव का मतलब हमारा इच्छा, हमारी आवश्यकताएं वाली चीज़। ठीक है, अगर हमें हमारी इच्छा ना हो ज़्यादा बहुत भी कुछ चीज़ का तो कोई भी समस्या उत्पन्न ही नहीं होगा। हमें अगर इच्छा ना हो गाड़ी लेने का तो पैसे की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हमें और भी चीज़ का अगर इच्छा ना हो तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए अभाव यानी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं। ठीक है, तो इच्छा ही हमारा सबसे बड़ा आर्थिक समस्या, आर्थिक मतलब रुपया पैसा खर्चा या धन दौलत, इसकी समस्या उत्पन्न करती है हमारी इच्छाएं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अभावों का सामना करते हैं। रेलवे आरक्षण, खिड़कियों पर लगी लंबी कतारें, भीड़ भरी बसें, रेलगाड़ियां, आवश्यक वस्तु की कमी, किसी नई फिल्म को देखने के लिए टिकट की भारी भीड़ आदि सभी बातें अभाव को व्यक्त करती है। ये सब क्या हमारी इच्छाएं ही हैं। ठीक है, जैसे अगर कहीं भीड़ लगी है लाइन में तो हमारी इच्छा क्या करेगा, अरे यार ये भीड़ हट जाता तो सबसे पहले हम ले लेते, जल्दी से भीड़ हट जाता। ऐसे यह क्या हुआ, हमारा अभाव, हमारा इच्छा। ठीक है, हम अभाव का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उनकी उपलब्धता सीमित होती है, यानी कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें वो बहुत कम है। अतः अभाव सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है, हम कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उपभोग से आप क्या समझते हैं, अथवा ये दूसरे क्वेश्चन आएगा तो अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन से आप क्या समझते हैं। ये दो टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, दोनों में से एक भी मिल सकता है, पर दोनों का जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। तो कह सकते हैं अर्थशास्त्र की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में से उपभोग महत्वपूर्ण क्रिया है। जब कोई व्यक्ति अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु कोई वस्तु खरीदता है वह उपभोक्ता कहलाता है। जो खरीदता है वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तथा उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को काम में लेना उपभोग कहलाता है। यानी जो वस्तु को लिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्रेड रोटी मान लेते हैं और ये एक आदमी है। ठीक है, ये एक आदमी है, तो इस आदमी को आवश्यकता पड़ी रोटी की, तो ये रोटी को खरीदा यूज करेगा, तो ये जो आदमी जो खरीदा वो क्या कहलाया, उपभोक्ता कहलाया। लेकिन जिस चीज़ को खरीदा वो क्या बन गया, उपभोग कहला गया। वो समझ गए, वो किसी से लिया और उसका भोग करेगा, यूज करेगा। तो इस प्रकार से जो खरीदा उपभोक्ता, जिसे वो खरीदा वो उपभोग बन गया, चाहे कोई भी वस्तु हो। आगे उपभोक्ता की आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु साधन सीमित होते हैं। अतः उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर, है ना, किसी प्रकार व्यय करते यानी खरीदते हैं ताकि वह उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। यही उपभोग का अध्ययन होता है। ठीक है, उपभोग यानी कि कोई वस्तु को खरीदने के लिए भरकम जो भी और कोशिश किया जाता है उसे ही हम उपभोग का अध्ययन कहते हैं। कोई भी वस्तु खरीदने के लिए इच्छा हम बनाएं तो उस चीज़ को खरीदने के लिए हम बहुत सारे कोशिश करेंगे, पैसा जुटाएंगे, काम करेंगे, लोगों से उधार लेंगे, ऐसा हम काम कर रहे हैं, है ना। यानी कि उस चीज़ को पाने के लिए हम कुछ ना कुछ कोशिश किए, प्रयास किए, वही तो हमारा अध्ययन हो गया। तो उपभोग का अध्ययन का मतलब सीधा सीधी अगर हम जवाब देना चाहें तो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो भी भरकम प्रयास किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। ठीक है, या उपभोग का अध्ययन कहते हैं। ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन के अध्ययन से आप क्या समझते हैं। उत्पादन किसी भी चीज़ को उगाना, बनाना, प्राथमिक क्रिया करना, ठीक है, उत्पादन कहलाती है।
उत्पादन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है जब कोई व्यक्ति लोगों की आवश्यकता संतुष्ट करने हेतु कोई वस्तु बनाता है अथवा उत्पादित करता है, यानी दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, अपने भी संतुष्टि करने के लिए जो वस्तु को बनाता है या उत्पादित करता है तो वह उत्पादक कहलाता है। ठीक है, उत्पादक जो बनाता है या उत्पादन करता है उसे उत्पादक कहते हैं। लेकिन उत्पादक के सम्मुख भी चुनाव की प्रमुख समस्या होती है कि कोई उत्पादक जिसे अपनी लागत व तथा कीमतों का ज्ञान होता है, इसका चयन कैसे करता है कि बाजार में क्या उत्पाद करे, इसे ही उत्पादन का अध्ययन कहते हैं। उत्पादन का अध्ययन का मतलब कि अगर एक बाजार का बात करें, एक बाजार का, ठीक है, तो एक बाजार में हम जान रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं कि 10,000 व्यक्ति आते हैं। 10,000 व्यक्ति जो है सो एक बाजार में आते हैं, तो 10,000 व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा क्या मांग है, और अगर वो चीज़ मांग है तो उस बाज़ार में उसकी उपलब्धता है या नहीं है, यानी वो वस्तु अवेलेबल है या नहीं है। अगर है भी तो कितना मात्रा में है। अगर ज़्यादा मात्रा में है जिससे सारे लोगों को मिल जाती है तो हमें उस वस्तु का चयन नहीं करनी चाहिए। अगर वो वस्तु का मांग है, वो वस्तु वहाँ अवेलेबल है पर बहुत कम मात्रा में है और उसका मांग अभी भी ज़्यादा है, तो वैसी वस्तुओं को हम अध्ययन करेंगे, उसी वस्तु का चयन करेंगे और उस वस्तु को उत्पादन करेंगे या फिर बनाएंगे, जो भी उसका काम रहेगा वो प्रक्रियाएँ करेंगे, तो उत्पादन का अध्ययन कहलाता है, ताकि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यय होगा, है ना, यानी बिकेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें फ़ायदा यानी प्रॉफिट ले सकते हैं, और जब प्रॉफिट होगा तो हम उस काम में लगे रहेंगे। समझ में आई? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है वितरण का अध्ययन क्या है। वितरण, ठीक है, तो वितरण महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है जब कोई साहसी पूंजी श्रम व भूमि की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करता है तो इसे देश को आय प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी हमारे देश को जो भी चीज़ बनाया गया उस चीज़ मतलब उपलब्ध मिल जाती है कि हाँ ये हमारे देश में है, बहुत मात्रा में ऐसा, जो कि देश के उत्पादन से प्राप्त होती है। इस उत्पादन में उत्पादन के सभी साधनों तथा यथा पूंजी, श्रम, भूमि तथा साहसी का हिस्सा होता है। ठीक है, पूंजी लगाना, श्रम यानी मजदूरों की, भूमि की, साहसी यानी जो काम करे जिसको मालिक भी बोल सकते। अतः देश के कुल उत्पादन में से लाभ, लगान, ब्याज तथा मजदूरी का वितरण कैसे किया जाए, यही वितरण कहलाता है। यानी कि एक नीति बनाना, हम किसी भी चीज़ को अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या लगेगा, पूंजी, श्रम, भूमि, मालिक, है ना, और भी जो उसका लगान है, ब्याज है, मजदूरी है, ये सब जो लगने वाली, वो सारी चीज़ों को हम सही से कर पा रहे हैं, उसका नीति बनाए हैं, तो वही हमारा वितरण का अध्ययन कहला गई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नीति निर्धारण में आंकड़ों का क्या महत्व है। नीति निर्धारण में आंकड़ों का क्या महत्व, यानी हम कोई भी चीज़ निर्णय ले रहे हैं, कोई नियम बना रहे हैं, कोई रूल निकाल रहे हैं कि हमको ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार से अगर हम करें तो सही निकलेगा, सही हमारा काम चलेगा, तो ये नीति निर्धारण हो गया। तो उसमें आंकड़ों का क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे कि जब हम देश की किसी मूलभूत समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उस समस्या का विश्लेषण आवश्यक है, यानी उस समस्या के बारे में हमें जानना, उस पर सोच विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम आर्थिक तथ्यों को संख्या के रूप में भली भांति जाने, यानी उसमें कितना खर्च होने वाले हैं, आर्थिक तथ्यों यानी कि धन दौलत, खर्चा, रुपया, ठीक है, कि कितनी उसमें भली भांति उसे जानना कि कितना खर्च होने वाला है, किस प्रकार से खर्च करनी चाहिए, किसमें कितनी खर्च करनी चाहिए, ये नीति हमें बनानी है। इस प्रकार के आर्थिक तथ्यों को आंकड़े कहा जाता है, यानी उसको हम बांट रहे हैं, आंकड़ों में तौल रहे हैं कि इसको, इसमें अगर हमें पूंजी लगाना है तो बीज में कितना लगाना है, मजदूर कैसे लगाना है, कितना लगाना है, उसका क्या रहेगा, दैनिक जो वेतन उसको दिया जाएगा वो क्या रहेगा। तो इस प्रकार से जो है हम नीति बनाएंगे पहले। ठीक है, इन आर्थिक समस्याओं के बारे में आंकड़े संग्रह करने का उद्देश्य इन समस्याओं के विभिन्न कारणों को जानना और उनकी व्याख्या करना तथा इन समस्याओं को सुलझाने के लिए इसी व्याख्या के आधार पर नीति बनाई जाती है। ठीक है, कि हम कोई भी काम को किस प्रकार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी कुछ भी काम करें, छोटा हो या बड़ा, उसके लिए नीति बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
अगर हम नीति नहीं बनाते हैं तो फिर वो चीज़ सही से नहीं चल पाएगी। तो ये चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में ज़्यादा सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, आंकड़ों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आंकड़ों के मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित किया जाता है, मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े। ठीक है, तो मात्रात्मक आंकड़े उन आंकड़ों को कहा जाता है जिन्हें संख्या के द्वारा मापा जाता है अथवा संख्या के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है। जैसे वर्ष 2019 से 20 में उत्पादित खाद्यान्न की मात्रा। ठीक है, तो ये मात्रात्मक हो गया। दूसरे प्रकार के आंकड़े गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़ों से अभिप्राय उन चरों से है जिन्हें संख्याओं द्वारा मापना संभव नहीं है। जैसे सुंदरता, कोई कितना सुंदर है, हम बोल सकते हैं क्या 1 केजी सुंदर है या फिर 20 पॉइंट सुंदर है, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, सुंदरता हो गया, सुगंध हो गया, कोई भी चीज़ उत्पादन का कोई उसका गुण हो गया, तो ये सब गुणात्मक कहला गया। ये समझ में आई आपको। अगला और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी और लास्ट क्वेश्चन भी, पीछे जितना भी और भी क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, तो वो हम पहले भी बहुत चर्चाएं कर चुके हैं 1 और 2 में, और तो वो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में गुणात्मक आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण होती है, ये चीज़ के बारे में देखते हैं। तो अर्थशास्त्र में मात्रात्मक आंकड़ों के साथ ही गुणात्मक आंकड़ों का प्रयोग होता है। इस प्रकार की सूचना की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह विशेष के ऐसे महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या होती है जिन्हें मात्रात्मक रूप से तो नहीं मापा जा सकता, लेकिन यथासंभव सही रूप से आलेखित करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो लोगों के अच्छे तथा बुरे स्वास्थ्य की तुलना है तो गुणात्मक आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्वेश्चन के साथ आज की ये चैप्टर जो है समाप्त होती है। पार्ट 3 में 3 बना करके दिए हैं इस चैप्टर को और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर और अगले वीडियो के साथ।